आइए समझते हैं क्लास 12 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। पहला प्रश्न, अलबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबर्नी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था। अलबर्नी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था 973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। अगला प्रश्न, अलबर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबर्नी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, यद्यपि वो कई भाषाओं का जानकार था, जैसे सीरियाई, संस्कृत, फारसी, हिब्रू, कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन यूनानी भाषा का ज्ञाता नहीं था। वो 973 में इनका जन्म हुआ ख्वारिज में, और 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ भारत पहुंचे थे। मोहम्मद गजनी ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 17 बार भी विजय रहा। सबसे इम्पोर्टेंट विजय जो था वो 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर जो सोने का मंदिर था वो गुजरात में था, और वहाँ से उस मंदिर में से काफ़ी धन संपदा, काफ़ी सोने चांदी वो लूटकर 1025-26 में यहाँ से चला गया। और यहाँ पर जो ब्राह्मण थे सुरक्षा में इस मंदिर के, उनका कत्लेआम कर दिया था। उससे रोकने का कोशिश जाटों ने किया था, तो उन जाटों को सजा देने के लिए फिर से वो वापस भारत आया था और 1027 में जाटों के खिलाफ 17वां आक्रमण किया था। सभी युद्ध में विजय रहा था। तो अलबर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनान भाषा। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने रिहल्ला पुस्तक की रचना की थी। इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को से भारत आया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? तो इब्न बतूता सिंध 1333 में पहुंचा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की? तो 1333 में सिंध पहुंचा, अर्थात 14वीं शताब्दी में। 1301 से लेकर 1400 ईस्वी तक के काल को हम बोलेंगे 14वीं शताब्दी। उसी प्रकार 15वीं शताब्दी कब होगा? तो 1401 से लेकर 1500 ईस्वी को बोलेंगे 15वीं शताब्दी। तो आप कमेंट में जवाब देंगे 2025 ये कौन सी शताब्दी चल रहा है? अगला प्रश्न, बर्नियर ने श्रीनगर किसे कहा है? तो बर्नियर ने श्रीनगर, बर्नियर अर्थात फ्रांसवा बर्नियर जो पेशे से चिकित्सक भी था, और उन्होंने उनकी पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर है, फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक। इन्होंने राजधानी को, मुगलों की जो राजधानी थी उसे श्रीनगर बताया था, क्योंकि जहाँ राजधानी होती थी मुगल शासकों की, वहीं पर शहर बस जाते थे, शहर जैसा। शहर अगर राजधानी अगर परिवर्तित होती तो नगर भी वहाँ तत्काल हट जाता था और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था। मतलब राजा का निवास के स्थल के इर्द गिर्द ही शहरों जैसी स्थिति होती थी, इसलिए बर्नियर ने राजधानी को, मुगलों की राजधानी को श्रीनगर कहा था। शिविर अर्थात कह सकते टेंट, जिस प्रकार से टेंट कहीं पर लगाया जाता है तुरंत फिर काम होने पर हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी नगर जो इसी प्रकार से स्थापित होते थे, जहाँ राजधानी वहीं नगर स्थापित हुआ, उसके बाद तत्काल परिवर्तित होने के साथ ही वो नगर हट जाता था। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर या फ्रांसिस बर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के थे, और इनकी पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत का निम्नतर स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रदूषित हवा और कटीले झाड़ियों और दलदली क्षेत्र का वर्णन किया है अपनी पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में। भारत की निंदा ही की है अपनी पुस्तक में। अगला प्रश्न, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? तो फ्रांसवा बर्नियर ने लाहौर में
जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था और ये मूर्छित सा हो गए थे। सती प्रथा पहले बहुत जोर पर था। इसमें अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो साथ में लोग उनकी पत्नी को भी जला दिया करते थे। यह प्रथा कुप्रथा था, जिसे आगे चलकर राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। यहाँ पर आते थे, नृत्य संगीत करते थे गाने वाले व्यक्ति। ये ताराबाद महाराष्ट्र में पड़ता था। अगला प्रश्न, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो इब्न बतूता को इसे हठीला यात्री, यात्रियों का सरताज, यात्रियों का राजकुमार और घोंसले से निकला पक्षी भी कहा जाता है। ये बहुत ही हठीला यात्री था, इसलिए इनके विषय में कहा जाता है, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, आधी हवा नाक में और आधी हवा कान में घुस गई। अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया? तो यहाँ पर जो जातिगत विविधता थी, धार्मिक विविधता थी, लोग अभिमान में जिया करते थे, जिससे यहाँ भारत की स्थिति को समझने में अलबर्नी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपने प्रत्येक अध्याय की शुरुआत अलबर्नी, जिसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद या तौकीके हिंद, प्रत्येक अध्याय की शुरुआत प्रश्न से करता है। ध्यान रखना है, किस विदेशी यात्री अपने अध्याय की शुरुआत प्रश्न से करता है? अलबर्नी, इसके किताब में 80 अध्याय थे और सभी अध्याय का शुरुआत प्रश्नों से करता है। इसके अध्याय के विषय मापतौल थे, ज्योतिष शास्त्र थे, कीमिया था इत्यादि। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार प्रणाली का वर्णन किया है? तो भारत के डाक और संचार प्रणाली का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। इन्होंने बताया है कि भारत में डाक प्रणाली दो प्रकार की थी जो अनूठी थी। एक था पैदल डाक व्यवस्था और दूसरा था अश्व डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था को दावा के नाम से जाना जाता था, जबकि अश्व डाक व्यवस्था को उलूक नाम से जाना जाता था। इसे ध्यान रखना है, पैदल डाक व्यवस्था तीव्र होती थी। ऐसा लगता है कि अश्व डाक व्यवस्था ही तीव्र होती होगी, लेकिन पैदल डाक व्यवस्था तीव्र होती थी, क्योंकि 1 मील अर्थात 1600 मीटर में 3 अवस्थान होते थे। जैसा कि देख रहे हैं, 1 मील है, ये 1600 मीटर है और यहाँ पर 3 अवस्थान है और प्रत्येक अवस्थान पर एक डाकिया मौजूद होता था। और जैसे ही पहले डाकिया के पास कोई चिट्ठी आती थी, वो तेजी से दौड़ते हुए दूसरे डाकिया के पास जाता था और दूसरा डाकिया पहले से तैयार रहता था, क्योंकि पहले डाकिया जो दौड़ता हुआ आ रहा है उसके एक हाथ में चिट्ठी और दूसरे हाथ में 2 हाथ लंबी छड़ जिसमें तांबे की घंटी लगे होते थे, वो बजता रहता था। तो दूसरा डाकिया तैयार हो जाता और तुरंत दौड़कर दूसरा डाकिया भी तीसरे के पास जाता। इस प्रकार से 1600 मीटर की दूरी को यहाँ पर पहला डाकिया और दूसरा डाकिया मिलकर पहुंचाते थे तीसरे के पास। इस तरह से ये तीव्र डाक व्यवस्था था। पैदल डाक व्यवस्था ही तीव्र होता था, क्योंकि पूरी ताकत के साथ ये दौड़कर जाते थे जैसे ही चिट्ठी आती थी। लेकिन वहीं अगर अश्व डाक व्यवस्था की बात करें तो घोड़ों से तय की जाती थी, लेकिन एक घोड़े के माध्यम से 6400 मीटर, कहे तो 4 मील, 1 मील में 1600 मीटर, तो 6400 मीटर की दूरी तय की जाती थी आराम से, जबकि ये दौड़ दौड़ के तुरंत पहुंचाने का काम करते थे। तो तीव्र डाक व्यवस्था कौन सी हुई? पैदल डाक व्यवस्था ही तीव्र हुई। पैदल का दूसरा नाम दावा है। अगर पैदल चलेंगे तो दवा करानी पड़ेगी, इस तरह से आप माइंड में बैठा लेंगे, पैर में जख्म हो जाएंगे तो दवा करानी पड़ेगी। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में चीन की यात्रा की थी। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि 18 महीनों तक इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता, और 18 महीनों तक
मालदीव में काजी के पद पर नियुक्त किया था इब्न बतूता ने? काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर। भारत की दो चीज़ों को इसने अजीब बताया क्योंकि वो परिचित नहीं था, अनजान था। भारत जब आया तो एक नारियल जो था उससे अजीब था, इसे अजीब लगा, इसके विषय में नहीं जानता था, और इसकी तुलना इन्होंने खजूर वृक्ष से की। और दूसरा, पान के पत्ता को नहीं जानता था, और इसने पान की पत्ता की तुलना अंगूर लता से की, अंगूर लता से। तो जो नए चीज यहाँ लगे, एक नारियल और दूसरा पान की पत्ता की तुलना अंगूर से किया, अंगूर लता से किया, और नारियल की तुलना खजूर से की इन्होंने। नारियल का तुलना मानव के सिर से भी किया, कि जिस प्रकार से कठोर होता है मानव का सिर, उसी प्रकार से नारियल भी कठोर होता है, उसमें भी आंख होते हैं। उलूक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? आप जवाब दे सकते हैं। उलूक अर्थात अश्व डाक व्यवस्था, अश्व अर्थात घोड़ा, तो घोड़ा का प्रयोग किया जाता था।